बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 का टेस्ट, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3x plus 5y is equal to 4 and 2x plus 3y is equal to 2 lies in which quadrant। तो क्वाड्रेंट के बारे में आपको पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि कौन सी वैल्यूज कौन से क्वाड्रेंट में जाती हैं, वो डिपेंड करते हैं उन वैल्यूज के साइन के ऊपर। लेकिन पहले हमें उन पॉइंट का तो पता हो। तो पॉइंट का आइडिया उसने कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है इन दो इक्वेशंस का। उसके लिए आप लोग देखेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोगों ने कहा था कि आप लोगों ने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। मॉड की प्रेस की, उसके बाद 5 नंबर इक्वेशंस पर आप लोग गए। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं तो 1 की प्रेस करेंगे। अब उसमें सबसे पहले x का कोफिशिएंट 3 इज इक्वल टू देन 5 देन 4। ये फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज आपने पुट कर दी। फिर आप लोगों ने सेकेंड इक्वेशन की वैल्यूज को पुट करना है 2 3 एंड 2। और आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा -2 एंड 2, -2 एंड 2। अगर ये आप लोगों से पूछा जाता है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या है, तो आप लोग यही बताते हैं -2 एंड 2। आपसे पूछा गया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो एक ऐसा क्वाड्रेंट जिसमें x की वैल्यूज नेगेटिव और y पॉजिटिव हो, कौन सा क्वाड्रेंट होता है? तो आपने सेकंड को टिक कर दिया। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें, कहते हैं द पॉइंट, और वो पॉइंट हमारे पास होता है x एंड y ऑन द x एक्सिस, देन y इज, तो अगर ऑन द x एक्सिस है तो y की वैल्यू हमेशा, और ऐसे पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहते हैं? x इंटरसेप्ट। नेक्स्ट देखें, द लोकेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फॉर विच y इज इक्वल टू 0। तो ये देखें ऊपर वाला ही क्वेश्चन यहां पर, कि ऊपर हम लोगों ने कहा कि अगर x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू क्या होगी, और यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि अगर y 0 है तो कौन से एक्सिस पर होगा, तो वो x एक्सिस। अगर यहां पर होता है x इज इक्वल टू 0 तो वो y एक्सिस पर आ जाता हमारे पास। द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस आर पैरेलल टू ईच अदर फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ k। तो यहां पर देखें एक वैल्यू मिसिंग है, इस वैल्यू को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे आएगी? आपने इन दोनों के स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी थी। फर्स्ट लाइन के स्लोप की वैल्यू, इसे हम 1 कह दें, इसके स्लोप की वैल्यू हमारे पास आती है -2 -1 अपॉन 2 + 1 इज इक्वल टू -3/3 इज इक्वल टू -1। फिर आपने इसके स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी थी m2। इसका स्लोप हमारे पास आ जाता k-2 अपॉन 2 -1। तो यहां पर आपके पास आंसर आ जाता k-2। अब पैरेलल लाइंस की सिचुएशन में हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी m1 इज इक्वल टू m2। तो अगर यहां पर देखें तो -1, m1 की वैल्यू हमारे पास -1 इज इक्वल टू k-2। और जब ये -2 दूसरी साइड पे जाएगा +2, तो हमारे पास k की क्या वैल्यू आ जाती? तो आपने यहां पे 1 पुट करते हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 5, the line joining -8 and 3, 2 and 1 and the line joining this and this are, अब हमने बताना है ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कंकरेंट लाइंस हैं, या नन ऑफ दिस। तो भाई ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पढ़ा नहीं है। जब पढ़ा नहीं है तो ऑप्शन क्यों आएगा? ओके, पैरेलल और परपेंडिकुलर को देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे होता ना नाइदर, तो नाइदर को टिक किया जा सकता था। अब हाँ, इसका डिसीजन लिया जाता है स्लोप की वैल्यूज के ऊपर। स्लोप की वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट के स्लोप की वैल्यू 1 - 3, 2 + 8 इज इक्वल टू -2 बाय, सिंप्लीफाई करें तो 1/5। सेकेंड पॉइंट -1 - 0, 11 - 6, तो आपके पास आंसर आ रहा है -1/, इक्वल हो गए। तो अगर स्लोप इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ऑल राइट, अच्छा, कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं? जब वर्ड आ गया तो चलो सीखते जाते हैं।
कि हमारे पास कंकरेंट लाइंस क्या होती हैं। बेटा कंकरेंट लाइंस एट लीस्ट 3 लाइंस होती हैं, 2 लाइंस कभी भी कंकरेंट लाइंस नहीं होती, एट लीस्ट 3 लाइन मतलब 3 या 3 से ज्यादा ऐसी लाइंस जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो उन्हें कंकरेंट लाइंस कहा जाता है। मतलब अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं, ये देखें, अब इन 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कंकरेंट लाइंस नहीं है, ये 2 लाइंस हैं, ये या तो परपेंडिकुलर होंगी या पैरेलल नहीं है। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो पैरेलल नहीं है, या इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। वो डिपेंड करता है इनके एंगल के ऊपर। अब यहां पर लग रहा है कि 90 का एंगल है, अब 90 एंगल जरूरी नहीं ये देखिए इस तरह से ही 90 का एंगल हो, ये जरूरी नहीं है। मेरे एक्स एक्सिस को देखो, वाई एक्सिस को देखो, अभी भी ये 90 का ही एंगल है, परपेंडिकुलर लाइंस है। हाँ अगर मैं इन लाइंस को बना देता, ये देखें कुछ इस तरह से, अब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, ओके। अगर मैं इनके दरमियान एक और तीसरी लाइन लेकर आ जाऊं और वो भी इसी पॉइंट में से गुजरे, अब ये कंकरेंट लाइंस बन गई हैं। इसी तरह से अगर यहां पर एक लाइन इस तरह से आ जाए, अब ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, अब ये कंकरेंट लाइंस बन चुकी हैं। ऑलराइट, इसी तरह से यहां पर देखो, ये कंकरेंट लाइंस हैं क्योंकि अब ये 3 लाइंस हैं हमारे पास। ऑलराइट, और तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। अगर मेरे पास ये लाइंस होती ना कुछ इस तरह से, अब देखें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, अब ये नॉन कंकरेंट लाइंस हैं। क्लियर? तो कंकरेंट लाइंस में एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तमाम इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6। Find the length of straight line connecting points A and B having coordinates so -5 and -4 and 3 respectively। तो बेटा लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन से मुराद होता है डिस्टेंस फाइंड करना, और डिस्टेंस फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ जी x2 माइनस x1, तो x2 -4, ऐसा ही है ना, -2 प्लस का स्क्वायर y2 माइनस y1, और जाकर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा होल अंडर रूट ऑफ -4 -2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 का स्क्वायर। नहीं सही कहा है भाई ने, वो रास्ते में रुक गया था। इज इक्वल टू 10, तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7। Find the equation of a straight line which intersects the y-axis at 4 and x-axis at 8। तो मतलब आपसे ये कह रहा है कि मुझे एक ऐसी लाइन बताएं जो हमारे y एक्सिस को 4 पर जाके इंटरसेक्ट करे। तो बेसिकली ये y इंटरसेप्ट है। अगर ये y एक्सिस को 4 पर इंटरसेक्ट करे और x एक्सिस को 8 पर इंटरसेक्ट करे तो ये x इंटरसेप्ट है। ये देखिए ये कुछ इस तरह की आपसे लाइन पूछ रही है। अगर मैं इनको x एक्सिस y एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम कह दूं तो आपसे कह रहे हैं कि हमें एक ऐसी लाइन बताया जो हमारे y एक्सिस को 4 पर और x एक्सिस को 8 पर इंटरसेक्ट करे। इस लाइन की बात की है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये बताएं कौन सी होगी। तो यहां पर बेसिकली ये आपको y इंटरसेप्ट मिल गया, और ये आप लोगों को अब दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन हो तो इंटरसेप्ट्स फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज होती है, जो कि आपने नहीं करनी। तो आपने कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करनी है? तो इसके लिए मैंने आपसे बताया था कि आपने सबसे पहले स्लोप की वैल्यू फाइंड कर लेनी है।
तो स्लोप की वैल्यू अगर दो इंटरसेप्ट गिवन हो तो स्लोप की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है माइनस y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस। अब आकर अगर ऑप्शंस को देखो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही आंसर है। तो मैंने एक ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसके स्लोप की वैल्यू -0.5 हो ए एंड बी, और जिसका इंटरसेप्ट 4 हो। यहां पे -4 है तो ए को नहीं टिक करेंगे, बी को जाके टिक कर देंगे। इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू स्लोप x प्लस y इंटरसेप्ट। 4y इंटरसेप्ट है जी हाँ, और क्वेश्चन में गिवन था। ओके नेक्स्ट, देयर इज डैश रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेक इवन पॉइंट एंड। अच्छा, मैंने आपको यह पॉइंट बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट और सेलिंग प्राइस के दरमियान हमेशा इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जबकि ब्रेक इवन पॉइंट और कॉस्ट के दरमियान हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इफ कंट्रीब्यूशन इज ₹5 per unit, sale price per unit is ₹8, fixed cost is ₹22,000, find the profit if 5200 units are sold। इसके लिए पहले आपको प्रॉफिट फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट फंक्शन अगर यहां पर देखिए कंट्रीब्यूशन गिवन है तो मेरे लिए ये प्रॉफिट फंक्शन बनाना बहुत इजी था। 5x जी आगे 5x टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये प्रॉफिट फंक्शन बन गया आपके पास। अब आपने 5200 यूनिट्स का प्रॉफिट बताना है तो सिंपली आप लोगों ने x को रिप्लेस कर देना था 5200 से, माइनस 22,000 इज इक्वल टू 4000 का हमें प्रॉफिट। ऑलराइट, ये सेलिंग प्राइस अब यहां पर किसी काम की नहीं थी। मैंने प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट करना था तो प्रॉफिट फंक्शन को कैलकुलेट करने के बहुत से फार्मूलाज थे, उनमें से एक फार्मूला था टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो क्वेश्चन में गिवन है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 22,000। बात क्लियर? नेक्स्ट देखो, a company produces 800 units of a product, the selling price is ₹15 per, find the total fixed cost if company is at break even point and contribution to sales ratio is 0.2। अब यहां पर देखिए 800 यूनिट्स हैं और वो कहते हैं ये 800 यूनिट्स हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। हमने क्या चीज फाइंड करके देनी है? तो ब्रेक इवन पॉइंट का एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, is equal to fixed cost upon contribution। ऑल राइट, अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है 800 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट हमने फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहां पर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो गिवन है, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो इज 0 पॉइंट, सेलिंग प्राइस यहां पे बता दी, इसको पुट कर दें तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाती है। ये बात क्लियर? ये 3 यहां पे पुट कर दें। अब देखिए आपके पास आंसर आएगा कुछ इस तरह 800 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, तो फिक्स कॉस्ट का आंसर क्या आ गया? 24। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बच्चों को? ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने बेटा पहले भी सॉल्व किया हुआ है। किस तरह से? 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 100, देन 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 130। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इक्वेशन समझ आ चुकी है। जैसे ही कैलकुलेटर को बताएंगे तो आपके पास x एंड y की वैल्यूज आ जाएंगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 पेन 2 पेंसिल्स। अब ये देखें, इक्वेशंस में जाना था जहां पर 3 800
5, 6, 130. X is and Y is 5. अब आपसे ये नहीं पूछा कि एक पेन कितने का, एक पेंसिल कितने की, आपसे पूछा गया 2 पेन एंड 2 पेंसिल, तो यहां पर एक एडिशन थी, और जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया आंसर, तो 50 का आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले आपने स्लोप फाइंड करना है। तो देखिए स्लोप की वैल्यू 1 + 2 डिवाइडेड बाय 4 + 1 इज इक्वल टू 3/5। तो एक ऐसी इक्वेशन देखो जिसके स्लोप की वैल्यू 3/5 हो। फर्स्ट इक्वेशन के स्लोप की वैल्यू 3/5 है। इस इक्वेशन का स्लोप बताएं, -7/, इस इक्वेशन का स्लोप बताएं, इस इक्वेशन के स्लोप की वैल्यू बताएं। मुझे क्या स्लोप चाहिए था, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 है। अब पॉइंट चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये स्लोप किसी और इक्वेशन का भी होता तो साथ में पॉइंट को भी चेक कर लेते। ओके, नेक्स्ट, इन अ चैरिटी शो। अब ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था जो आप सब लोगों ने नहीं सॉल्व किया। इन अ चैरिटी शो टिकट्स वर सोल्ड एट रुपीज 124 एंड ₹60 फॉर। ये बेटा हम लोग मैच देखने के लिए भी जाए ना स्टेडियम वगैरह के अंदर, तो वहां पर भी जो टिकट्स वगैरह होती हैं हर सीट के लिए एक जैसी नहीं होती। वहां पर भी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बनाई हुई हैं और हर क्लास का टिकट डिफरेंट प्राइस पे होता है। सिनेमा में मूवी देखने के लिए जाओ तो वहां पर भी यही हाल होता है कि आप लोग कौन सी सीट्स सिलेक्ट करते हैं, उन सीट्स के मुताबिक टिकट की प्राइसेस होती हैं। हालांकि शो एक ही है, लेकिन आप कहाँ पर बैठ के उसको देखना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आपको पेमेंट करनी पड़नी है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन यहाँ पर जो शो हुआ था ना वो बेसिकली एक चैरिटी शो था। मतलब कुछ हमारे मैचेस वगैरह ऐसे भी हुआ करते हैं जिनसे हमारे पास जो टिकट्स की प्राइसेस आती है ना वो हम लोग डोनेशंस के तौर पे दे देते हैं। मतलब वो इनकम के तौर पे नहीं रखा जाता कि हमें जितना भी पैसा इकट्ठा होगा वो हम लोग डोनेशंस के तौर पर दे देंगे, वो हम लोग चैरिटी कर देंगे, खैरात के तौर पर दे देंगे। अब उन्होंने कहा कि अगर आप लोग फर्स्ट क्लास की सीट लेते हो तो आपको वो एक सीट 180 रुपए की मिलेगी, एक टिकट 180 रुपए का होगा। सेकंड क्लास के लिए जाते हो तो आपको वो एक टिकट 120 रुपए का मिलेगा। और अगर आप लोग थर्ड क्लास जर्नल इंक्लूजर्स में जाकर बैठते हो तो उसका एक टिकट 60 रुपीज का है। ये बात यहां तक समझ आ गई? अच्छा, फिर क्या कहते हैं, कहते हैं नंबर ऑफ सीट्स इन जर्नल इंक्लूजर was double of that in the, मतलब अगर फर्स्ट क्लास में जो भी नंबर ऑफ सीट्स हैं उनका डबल जर्नल इंक्लूजर की सीट्स हैं। कि अगर 50 सीट्स है ना फर्स्ट क्लास में, तो जर्नल इंक्लूजर की 100 सीट्स है। अगर फर्स्ट क्लास में x नंबर ऑफ सीट्स हैं तो जर्नल इंक्लूजर में 2x नंबर ऑफ सीट्स हैं। ये बात क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखें, फिर कहता है द नंबर ऑफ सीट्स इन द was ट्रिपल किसके, ऑफ द फर्स्ट क्लास। देखिए जर्नल इंक्लूजर को भी फर्स्ट क्लास के साथ कंपेयर कर रहा है और सेकंड क्लास को भी फर्स्ट क्लास के साथ कंपेयर कर रहा है। कहते हैं फर्स्ट क्लास में जो भी नंबर ऑफ सीट्स हैं सेकंड क्लास में उसको ट्रिपल सीट्स हैं। अगर 50 सीट्स हैं जनरल इंक्लूजर में, अगर फर्स्ट क्लास में 50 सीट्स हैं तो आपके पास जर्नल इंक्लूजर में कितनी सीट्स होंगी? 100, डबल होंगी। लेकिन सेकंड क्लास में कितनी होगी? 150, ट्रिपल होनी है। और अगर आपके पास फर्स्ट क्लास में x नंबर ऑफ सीट्स हैं तो सेकंड क्लास में कितनी होगी? 3x। और जनरल इंक्लूजर में, ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों? अब ये देखें, फर्स्ट क्लास, सेकंड, जर्नल इंक्लूजर, फर्स्ट क्लास में नंबर ऑफ सीट्स, सेकंड क्लास में एंड जर्नल इंक्लूजर में ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर्सन भी तो इतने ही आएंगे ना जितनी नंबर ऑफ सीट्स होनी है। ऑलराइट। अच्छा अब क्या कहते हैं, कहते हैं इफ ऑल सीट्स वर ऑक्युपाइड, मतलब पूरे का पूरा हॉल फुल था, सारी सीट्स ऑक्युपाई हो गई,
एक्सेप्ट 20 सीट्स इन, मैं फर्स्ट क्लास में देखिए टोटल कितनी सीट्स हैं, उसमें से 20 सीटें खाली हैं। अब मुझे ये बताएं क्या उन 20 सीटों से हमें रेवेन्यू जनरेट होगा? उनकी तो टिकट सेल ही नहीं हुई फिर। तो भाई आपने एक्स से को मल्टीप्लाई नहीं करना 180 के साथ, आपने तो फर्स्ट क्लास की टोटल नंबर ऑफ सीट्स को उसके टिकट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि जो सीट्स खाली हैं वहां से तो आपको पैसे मिले ही नहीं है। तो आपने यहां पर नंबर ऑफ सीट्स ले लेना था माइनस। क्लियर? अब देखें भाई सेकंड क्लास फुली ऑक्युपाइड है, ये 3x ही रहेगी। जर्नल इंक्लोजर फुली ऑक्युपाइड है, इसने 2x ही रहना है। अब बात करेंगे इनके टिकट्स की। फर्स्ट क्लास का टिकट, सेकंड का, थर्ड का। कहते हैं कि जब टिकट्स की बात करें तो उस शो से जो हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ इन टोटल वो 62,000। अब बताएं 62,400 कैसे आया होगा? जब जब प्लस 180 प्लस 120 प्लस 60। हाँ, अब देखो हम लोगों ने 180 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट क्लास की सीट्स के साथ, ऑक्युपाइड सीट्स के साथ। तो फर्स्ट क्लास हमें ये रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा। सेकंड क्लास 120 मल्टीप्लाइड बाय थर्ड जर्नल इंक्लोजर 60 मल्टीप्लाइड बाय, और जब इन सब को ऐड किया तो टोटल रेवेन्यू कितना बन गया? 62,400। ये बात क्लियर? अच्छा, अब जाके कैलकुलेटर से पूछो भाई एक्स की वैल्यू क्या है। 180 इंटू एक्स माइनस 20 प्लस 120 इंटू 3x प्लस 60 इंटू 2x इज इक्वल टू 62,400 100। x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? अच्छा अब देखें x की वैल्यू 100, आपने x क्या सपोज किया था? फर्स्ट क्लास में नंबर ऑफ सीट्स 100, तो सेकंड क्लास में नंबर ऑफ सीट्स, तो जर्नल इंक्लूजर में नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स पूछता इन हॉल तो हम कहते हैं 600। उसने टोटल नंबर ऑफ सीट्स नहीं पूछे, उसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ पर्संस हु अटेंड द शो। तो 20 सीट्स तो इसमें से खाली हैं, तो शो कितने लोगों ने अटेंड किया ये टिक करते हैं। ओके, a firm is selling his product at rupees 1,500 per unit sale price with an estimated fixed cost of rupees 15,000. If break-even point is 15 unit, calculate the। तो देखिए आपको फार्मूला मालूम है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अब कैलकुलेटर बस उठाएं, 15 इज इक्वल टू फ्रैक्शन 15,000 डिवाइडेड बाय 1,500 माइनस एक्स। तो यहां से आपको मिल जानी थी आपकी वेरिएबल कॉस्ट 500। सॉल्व, राइट? कोई इशू? कहते हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज फाइंड द नंबर्स। मेरी बुक का क्वेश्चन है। अब देखें यहां पर 10 प्लस 8 3 प्लस 15 7 प्लस 11 5 प्लस 13 18, चारों कंडीशन मीट कर रही हैं। लेकिन अब हमने देखना है स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या बनना चाहिए। तो अगर यहां पर देखें 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 164 नहीं है हमारा आंसर। 3 एंड 15, 3 का स्क्वायर प्लस वैसे 15 का स्क्वायर ही 225 हो जाता है, तो वो 194 से वैसे ही एक्सीड कर जाता है। ये भी आंसर नहीं है। 7 एंड 11
7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 170, ये भी नहीं है तो थर्ड वन 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 194 मैच कर गए, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, a customer paid rupees 800 for shampoo, hair conditioner, hair spray. The conditioner cost twice as much as the shampoo and the hair spray cost 100 less than the shampoo. Find the cost of hair spray. Discussion की है जरूरत? किया हुआ है ना? Good, शाबाश। A boy is 24 years younger than his father, and in 2 years' time, the sum of their ages will be 40. How old is the son now? कोई issue? Solve the equation. सिंपली कैलकुलेटर उठाएं और ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। किए है ना ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने? ओके, सॉल्व द इक्वेशन। अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही दो ऐसे नंबर लो जिनका प्रोडक्ट 923 और अगर उनको ऐड करें तो 84। तो भाई अगर ये देखें 5 इंटू 3 करें या 3 इंटू 5 करें, आंसर में कोई फर्क। इसी तरह से 5 प्लस 3 करें या 3 प्लस 5 करें, तब भी आंसर में कोई फर्क। तो ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं और आपने सी को टिक करना है। ओके, कहता है certain number 1 added to square of the number, the result is 8.74, what is the number? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, a certain number when added to the square of number, the result is, अब आपने इसको कन्वर्ट कर लेना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो आपके पास ये आंसर आता कुछ इस तरह से 1 माइनस 8.75, ये इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पर आता इज इक्वल टू द आंसर इज 5/2 एंड बोथ एंड। ऑलराइट, टेस्ट के क्वेश्चन में किसी को कोई इशू, कोई क्वेश्चन दोबारा से कोई समझना चाहे? शैम्पू वाला दोबारा सुन, मतलब का क्वेश्चन था शैम्पू प्लस हेयर कंडीशनर, लेनी पड़ जाती है ना ये चीजें, प्लस हेयर स्प्रे इज इक्वल टू 800। क्या ये बात समझ आ गई? कहते हैं शैम्पू, हेयर कंडीशनर, हेयर स्प्रे के लिए टोटल आपने 800 रुपए पे किए, तो आपने इन तीनों की प्राइसेस को आपस में ऐड कर देना है। अब प्राइसेस के बारे में आपको बताता है, कहते हैं कंडीशनर की प्राइस शैम्पू की प्राइस का ट्वाइस है। आप शैम्पू को एक्स कंसीडर कर लें तो कंडीशनर की प्राइस 2x हो जाएगी। फिर कहता है हेयर स्प्रे 100 रुपए सस्ता है, किससे? और शैम्पू कितने का है, तो हेयर स्प्रे कितने का होगा, और इन तीनों को ऐड कर दें। यहां से x की वैल्यू फाइंड करें 225, लेकिन ये x आपने शैम्पू को कंसीडर किया था और आपसे उसने क्या पूछा, जो कि शैम्पू से 100 रुपए सस्ता था, तो आपने इसमें से 100 माइनस करना था, तो हेयर स्प्रे आपको 125 का मिलता है। और अगर हेयर कंडीशनर पूछता तो आपने इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर देना था, 450 रुपए का मिलता है। ओके भाई, कितनी महंगी चीजें हैं ना। हाँ, और कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? गुड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।